तो हेलो नमस्कार पर बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हम भी साइंस वर्ल्ड पर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चला अपना क्लास 11 का अध्याय 3 रसायन विज्ञान। हमारे जो अध्याय है उसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण व गुणधर्मों में आवर्तिता। तो हम तत्वों के वर्गीकरण को पढ़ रहे हैं, फिर बाद में उसके गुणधर्मों पर आ चुके हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने आवर्त सारणी को अच्छे से सीखा पीछे वाले क्लास में। आवर्त सारणी किस प्रकार से बनाई जाती है उस चीज़ को भी हमने डिटेल से सीख लिया है। आवर्त सारणी बनाने का तरीका, उसमें किस प्रकार से तत्वों को भरा जाएगा, कौन से तत्व को अगर हमें पता हो, उसका परमाणु क्रमांक पता हो और उस तत्व को हमें कहा जाए कि उसे आपको व्यवस्थित करना है एक स्थान पर, तो उस स्थान पर भी हम तत्वों को आसानी से व्यवस्थित कर सकते हैं। उस चीज़ को हमने आसानी से यहाँ पर सीख लिया है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने एस ब्लॉक को अच्छे से पढ़ा, एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा। उसके बाद हमने पी ब्लॉक को पढ़ा, हमने पढ़ा कि पी ब्लॉक किस प्रकार से होता है, पी ब्लॉक में अधिकतर क्या होते हैं। जो पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। पिछले वाली क्लास में नहीं बता पाए थे इसमें कि छोटे से काम, तो हम यहाँ पर आपसे याद रखना कि जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादातर ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। ज़्यादातर पी ब्लॉक के तत्व हो सकते हैं, कुछ पी ब्लॉक के तत्व नहीं करते होंगे, लेकिन ज़्यादातर पी ब्लॉक के तत्व क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। उसके बाद आप कह सकते हैं कि इनमें अधातुएं उपधातुएं पाई जाती है, इनमें कुछ धातुएं भी पाई जाती है पी ब्लॉक में। अब आज हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों डी ब्लॉक के बारे में। किसके बारे में, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि डी ब्लॉक क्या है, किस प्रकार से भरा जाता है। तो आप सबसे पहले देखिए जो वर्ग है उसमें पहला वर्ग आ गया, दूसरा वर्ग 3 से ये हमारा कौन सा वर्ग है, 12। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे देखिए वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के तत्व तो लिखेंगे साथ साथ में। इस डी ब्लॉक को एक और नाम से भी जाना जाता है, आप कह सकते हैं संक्रमण तत्व। क्या कह सकते हैं, संक्रमण तत्व। तो संक्रमण तत्व के नाम से भी आप इनको जान सकते हैं, पुकार सकते हैं। एक और खासियत यह है हमारे डी ब्लॉक की, इसमें जो सभी तत्व पाए जाते हैं वह क्या होते हैं, धातुएं होती है। बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुणों में कमी आती जाती है, यह चीज़ भी आपको पता है। ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुणों में वृद्धि होती जाती है, यह बात भी आपको अच्छे से पता है। तो इस बारे में सबसे पहले आप क्या लिख सकते हो, वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के तत्वों को लिख लीजिए। तत्वों को संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। कौन से तत्व कहा जाता है, इन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद लिखेंगे इस वर्ग में या इस ब्लॉक में, इस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं होती है। क्या होती है, धातुएं होती है, अर्थात इनमें धातुओं का गुण पाया जाता है, धात्विक गुण पाया जाता है, धातुएं होती है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं इसके अंदर इसके जो तत्वों के जो आयन होते हैं, या आप लिख सकते हो कि इनके जो आयन क्या होते हैं, रंगीन प्रकार के होते हैं। तो क्या लिखेंगे कि लिख लीजिए इनके आयन या इन तत्वों के आयन, इन तत्वों के आयन प्राय क्या होते हैं, रंगीन, अर्थात इनमें रंग पाया जाता है। रंगीन का मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रंगीन होते हैं, रंग होता है इनके अंदर। ये चीज़ें लिख ली। इसके बाद इसकी और चीज़ लिख सकते हैं, तो इसकी जो परावर्तित संयोजकता को दर्शाते हैं, या क्या दर्शाते हैं, परावर्तित संयोजकता को दर्शाते हैं। आप लिख लीजिए परावर्ती संयोजकता, इतना लिख लीजिए। और हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर इनके बात करें, किसकी बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, तो n आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इसके अंदर लिख सकते हैं n-1 d। 1 से 10 तक के तत्वों को भर सकते हैं। n-1 d के अंदर भरेंगे तो 1 से लेकर के 10 तक इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो सकता है। उसके साथ साथ ही हम क्या कह सकते हैं कि इनका जो ns1-2, इस तरह से इन सभी का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह यह प्रदर्शित करते हैं। इतने गुण आपको ये पता होने चाहिए किसके बारे में, डी ब्लॉक के बारे में। अगर आपको डी ब्लॉक के बारे में इन सभी गुणों का आपको पता है तो आप आसानी से डी ब्लॉक के तत्वों की पहचान कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। पर बच्चों अगर आवर्त सारणी में हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लिख सकते हैं
कुछ तत्वों को भर लेते हैं ताकि आपको क्या लगे, ऐसा ना लगे कि डी ब्लॉक के तत्व तो आपको कुछ बताए ही नहीं गए हैं। कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। देखिए बाएं से दाएं जाने पर जो धात्विक गुण है उनमें कमी आती जाती है, लेकिन जो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये धातुएं भी हमारे बहुत अधिक काम की होती है। इसमें सोना भी आएगा, अपना चांदी भी आएगा, सबसे अच्छी अच्छी धातुएं इसी ब्लॉक में हमें देखने को मिलती है। तो डी ब्लॉक के बारे में जो बेसिक बातें हैं, जो आवर्त सारणी में जो गुण बदरम दिखाए गए हैं वह यहाँ पर आप देख सकते हैं। वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक वर्ग में रखा गया है। ये चीज़ें आपको अच्छे से पता है। मैंने यहाँ पे आपको चांदी का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पिछली कक्षा भर के भी बताया था कि किस प्रकार से आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर सकते हैं। अगर आपको उसका परमाणु क्रमांक पता हो, आप उसका स्थान को ज्ञात कर सकते हैं कि कहाँ पे वह आने वाला है। तो जल्दी से इसको क्या कर लीजिए, आप नोट कीजिए पी ब्लॉक को, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने डी ब्लॉक की तरफ। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, डी ब्लॉक सीखा। अब हम सीखने वाले हैं हमारे अंतिम ब्लॉक को, एफ ब्लॉक को। तो क्या लिखेंगे, एफ ब्लॉक। इसका दूसरा नाम भी लिख सकते हैं। आपने पी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का नाम सीखा था संक्रमण तत्व, तो इसको क्या कह सकते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व। लिखेंगे आंतरिक संक्रमण तत्व, इस चीज को आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या सीखने वाले हैं कि डी ब्लॉक के तत्व हमें पता है आवर्त सारणी में जो नीचे दो पंक्तियां बना करके अलग से इनको दर्शाया गया है। यहाँ पे आप आवर्त सारणी में देख सकते हैं डी ब्लॉक को। वैसे तो ये लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड, ये सभी भी इन्हीं के गुण दर्शाते हैं। इसी कारण इसे लेंथेनॉइड श्रेणी कहते हैं, इसे एक्टिनॉइड श्रेणी कहते हैं। ये इनके गुणों को दर्शाते हैं। इस कारण से इनको यहाँ से उठा करके नीचे रखा गया है। इस नियम में या इस सारणी में इन्हें दर्शाया गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये आपको दिक्कत नहीं रहेगी। अगर आप चाहें तो इस श्रेणी में लेंथेनॉइड को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे इसके साथ इसको रखा जा सकता है। अब सबसे पहले हम क्या कह सकते हैं, हम लिखेंगे मुख्य जो आवर्त सारणी में है उसमें जिन तत्वों को लिखेंगे, आवर्त सारणी में जिन तत्वों को दो क्षैतिज पंक्तियां, आवर्त सारणी में जिन दो तत्वों को या जिन तत्वों को लिखेंगे, तत्वों को दो क्या लिखते हैं, पंक्तियां लिख लीजिए सीधा, पंक्तियों में रखा गया है, एफ ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। कौन से तत्व कहलाते हैं, एफ ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। अलग से ही दर्शाया गया है इनको। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई। आप और लिख सकते हैं कि जो हमारा वर्ग नहीं, या कह सकते आवर्त में भी इसको इस प्रकार से आइडेंटिफाई आप नहीं कर सकते हैं। आप क्या लिखेंगे, लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड। अगर हम लेंथेनॉइड वर्ग की बात करें, किसकी बात करें प्यारे बच्चों, लेंथेनॉइड की बात करें, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, जो सीई है हमारा, सीई से लेकर के एलयू, इनका अगर परमाणु क्रमांक की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 58, इसका होता है 71। ये सभी तत्व क्या कहलाते हैं, लेंथेनॉइड्स कहलाते हैं। अगर हम बात करें एक्टिनॉइड्स की, किन की बात करें, लेंथेनॉइड के बाद हम बात कर सकते हैं एक्टिनॉइड्स की बात कर सकते हैं। अगर हम एक्टिनॉइड्स की अगर बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, इनको किस प्रकार से लिखा गया है, तो लिखेंगे एक्टिनॉइड, एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड की बात करें तो TH से लेकर के LR तक के जो तत्व हैं इनको एक्टिनॉइड्स में रखा गया है, वर्गीकृत किया गया है। अगर परमाणु क्रमांक की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 90 और इसके परमाणु क्रमांक की बात करें तो 103 इसका परमाणु क्रमांक होता है। अब इसके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, जो इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसकी अगर हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, N-2, क्या कह सकते हैं, N-2 F। अब इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वह किस में भरा जाएगा, F ब्लॉक या उपकोष में भरा जाएगा। आप क्या कहेंगे, इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वह किस में भरा जाएगा, F उपकोष में भरा जाएगा। F उपकोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन भरे जाने के कारण इन्हें क्या कहते हैं, F ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो आपको पता है F जो उपकोष होता है वह किस प्रकार से बनाया जाता है, वह इस प्रकार से आप बना सकते हैं। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार से कह सकते हैं कि कॉलम होते हैं, कोश होते हैं। इसके अंदर प्रत्येक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉनों को भरा जा सकता है। ये समझाने के लिए इसको नोट नहीं करना है हमें। अब देखिए F के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 1 से 14, N-2 F 1 से 14 तक। और बात करें
n-1 d की बात करें तो d से 1 से 2। अब आपको पता है d का जो कोश होता है उसके अंदर कुल कितने इलेक्ट्रॉनों को भरा जा सकता है, d के अंदर कुल 10 इलेक्ट्रॉनों को भरा जा सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ 1 से 2 इलेक्ट्रॉनों को ही भरा जाएगा इसके अंदर। तो ये तो कुछ बेसिक बातें थी जो f ब्लॉक के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से इसको अलग से आवर्त सारणी में दर्शाया गया है। और क्या कह सकते हैं कि यह सभी धातुएं होती है, लिख लीजिए सभी धातुएं होती है। क्या होते हैं? धातुएं होती हैं। धातुएं होती हैं। धातुएं होती है अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि धात्विक गुणों को प्रदर्शित करते हैं। ये सभी तत्व क्या करते हैं? धात्विक गुणों को क्या करते हैं? यहाँ पर कह सकते हैं प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा एफ ब्लॉक भी पूर्ण होता है। जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और जो कुछ और तत्व हैं या हम तत्व तो वैसे हो गया, अब इनको और किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पहले हमने पढ़ा एस ब्लॉक के आधार पर, पी ब्लॉक के आधार पर, डी ब्लॉक के आधार पर, एफ ब्लॉक के आधार पर, और इसको किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है उसके बारे में हम इससे आगे पढ़ने वाले हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमने पहले किन गुणों की बात की? एस ब्लॉक की, पी ब्लॉक की, डी ब्लॉक की, एफ ब्लॉक की बात की। इन सभी ब्लॉकों की हमने क्या की प्यारे बच्चों? यहाँ पर बात की। इसके अलावा भी अगर हम क्या चाहें कि तत्वों को हम कहते हैं वर्गीकृत करना है हमें, तो किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, उनका वर्गीकरण किया जा सकता है, तो उनको धातु, अधातु और उप धातु के आधार पर भी हम क्या कह सकते हैं कि हम वर्गीकृत कर सकते हैं। किस रूप में कर सकते हैं? धातुओं के रूप में, अधातुओं के रूप में और उप धातुओं के रूप में भी इनको वर्गीकृत किया जा सकता है प्यारे बच्चों। तो वही आज हम सीखने वाले हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वही रहने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? हम धातुएं पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगा सकते हैं आप, धातुएं। अब धातुएं क्या होती है वह सभी चीजें पढ़ेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी आवर्त सारणी है उसमें जो बाईं तरफ है, इस साइड जो तत्व उपस्थित हैं वह सभी तत्व धातु हैं, और दाईं तरफ उपस्थित सभी तत्वों को हम क्या कह सकते हैं कि यह सभी तत्व क्या हैं? अधातुएं हैं। तो इस प्रकार से हमें इस चीज को तो अधिक से अधिक कह सकते हैं। जो बाईं तरफ उपस्थित हैं वैसे भी क्या है? धातुएं हैं। लगभग जितने हम कह सकते हैं कि 78% तत्व क्या होते हैं? धातुएं होती हैं। कितने प्रतिशत तत्व? 78% तत्व क्या होते हैं? धातुएं होती है। ठीक है। जो बाईं ओर उपस्थित तत्वों को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं धातुएं। अब इनके कुछ गुणों की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि धातुएं क्या होती है? कठोर होती है, ठोस होती है। इसके लिए एक शर्त लग सकते हैं आप, कमरे के ताप पर। क्या कह सकते हैं? ठोस होती है कमरे के ताप पर। लेकिन हमें पता है हम आवर्त सारणी को पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, तो इसके अंदर आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आने वाली है। आप किसी भी चीज़ को रट नहीं सकते हैं, आपको हर चीज़ समझनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं बात करूं कि ठोस होने की, लेकिन इसके भी अपवाद हैं हमारे पास। हम क्या कह सकते हैं? जो मरकरी होती है, मरकरी, तो मरकरी क्या है? कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है। मरकरी किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है प्यारे बच्चों। ठीक है। वैसे अगर हम बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम वैसे तो ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन जैसे ही हम उसको कमरे के टेम्परेचर पर कह सकते हैं कि मुक्त अवस्था में रखते हैं, खुले वातावरण रखते हैं, वह आग पकड़ लेते हैं। ठीक है। ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे हम लिखें कि ठोस होती है, लेकिन जो हमारी सोडियम है वह क्या, उसे चाकू की सहायता से काटा जा सकता है, मुलायम होती है। पोटेशियम मुलायम होते हैं ये सभी तत्व। ठीक है। ये चीज़ें भी आपको क्या रखनी चाहिए? याद रहनी चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे? पहला गुण लिख लीजिए, ठोस होती है कमरे के ताप पर। ठीक है। लेकिन इसका मरकरी क्या है? अपवाद है। लिख लीजिए आगे अपवाद। इसके कुछ अपवाद आपको क्या करने हैं? याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा लिख सकते हैं ये तन्य होते हैं। धातुएं क्या होती हैं? होती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे हमें उनके जेंडर से मतलब नहीं रखना है प्यारे बच्चों की, अब मेल है फीमेल है क्या है, उससे हमें मतलब नहीं रखना है। हमें बस थोड़ा सा याद रखना है कि क्या इसके गुण होते हैं। तो सबसे पहले वैसे 10th में आप पढ़ चुके हैं, यह ठोस होते हैं, यह तन्य होते हैं। अर्थात क्या होते हैं? इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। तन्यता का गुण क्या होता है कि जिन धातुओं को या जिन तत्वों को पेट करके, खींच करके, मरोड़ करके किसी भी तरह से एक तार के रूप में खींचा जा सके, वह क्या होते हैं? तन्य होते हैं। सबसे अधिक तन्यता गुण पाया जाता है सोने में। 1 ग्राम सोने से प्यारे बच्चों 2.5 किलोमीटर लंबी सोने की तार बनाई जा सकती है। इतना अधिक तन्यता का गुण पाया जाता है। और क्या लिखेंगे? आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीयता, वर्धनीय लिख लेते हैं। आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीयता, आप कुछ बच्चे कहेंगे सर ये आघात वर्धनीय क्या होते हैं? जिन्होंने 10th में थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया है, 11th में आकर पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आघात वर्धनीय की जगह हम क्या कह सकते हैं कि उन्हें पीट करके चद्दर के रूप में फैलाया जा सकता है।
जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोहा होता है, उसका चद्दर के रूप में फैला दिया जाता है, चद्दर बना ली जाती है लोहे की, तो उन्हें क्या किया जा सकता है, पीट करके चद्दर के रूप में फैलाया जा सकता है। पीट करके चद्दर के रूप में फैलाने के गुण को क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं। एक और चीज लिख लीजिए, गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। क्या होते हैं, उच्च होते हैं, अर्थात इनको गलाना व पिघलना बहुत अधिक मुश्किल का काम है, बहुत अधिक टेम्परेचर देना पड़ता है। और क्या लिख सकते हैं, ये विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं। अब सुचालक क्या होते हैं, कुछ बच्चों को नहीं पता रहता है, कुछ बच्चे भूल जाते हैं किसी कारणवश। तो सुचालक अर्थात तो है विद्युत का या ऊष्मा का चालन कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यही क्या है, सुचालकता का गुण इसे आप कह सकते हैं। ये कुछ धातुओं के गुण थे जो मैंने आपको पढ़ाए। अभी आप बस इतना पढ़ लीजिए, आपके लिए सफिशिएंट है, आपके लिए इससे अधिक पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है प्यारे बच्चों। इतना याद कर लीजिए, धातुओं के बारे में इतने गुण आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको अभी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। नेक्स्ट भविष्य में अगर इसकी आवश्यकता आपको लगेगी तो हम आपको करवाएंगे भी। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम अधातु उपधातु इन गुणों की तरफ भी बढ़ते हैं। तो आवर्त सारणी में इन गुणों को भी प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर अगर हम एक और चीज़ देखें कि यहाँ के जो सभी तत्व हैं, इस एरिया के तत्वों की बात करें तो ये सभी धातुएं हैं। मैंने पढ़ाया जो एफ ब्लॉक होता है वह सभी भी क्या होती हैं, धातुएं होती है। एस ब्लॉक भी धातु है, डी ब्लॉक भी धातु है, अधातु उपधातु ये फंडा कहाँ पे आता है, पी ब्लॉक में जाकर के आता है। तो आप क्या कह सकते हैं, एक और चीज आप अगर नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर लिखना चाहें तो आप इसको लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुणों में कमी होती जाती है। लिखना चाहे नोट कर लीजिए कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुणों में कमी होती है। यह चीज लिख लीजिए। अगर एक और चीज लिखना चाहें कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुणों में वृद्धि होती है, ये चीज भी लिख सकते हैं। एक और चीज लिख सकते हैं धातुओं में, वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन को डोनेशन करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन दान करने का गुण रखते हैं, इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता रखते हैं, वे सभी तत्व भी क्या कहलाते हैं, धातुएं कहलाती हैं। अगर धातु की अक्सली परिभाषित करना चाहें तो आप इस प्रकार से करेंगे, वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, क्या करते हैं, दान करते हैं या करना चाहते हैं, वह धातुएं कहलाती है। क्या कहलाती है, धातुएं कहलाती है। ये चीज़ भी आप अगर धातु की परिभाषा पूछी जाए तो आप एग्जाम में अच्छा रहेगा यह परिभाषा लिखें, कौन सी, यह वाली, कि वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, धातुएं कहलाती है। तो जल्दी से क्या कीजिए, इसे आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो धातुओं को हमने पढ़ा, अभी हम बात करते हैं अधातुओं की। किसकी बात करते हैं, अधातु। अब यहाँ पे आप एक चीज़ कह सकते हैं कि जो धातुओं के गुण होते हैं उसके जो बिल्कुल उल्टे गुणों को दर्शाते हैं वह अधातु कहलाती है। परिभाषा लिखना चाहें तो लिखेंगे, वे सभी तत्व या वे तत्व लिख लीजिए, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, वे सभी या वे अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं, अधातु। अगर देखें बात करते हैं अधातु, हमने परिभाषा के रूप में आप इसे लिख सकते हैं। अब इसके कुछ गुणों की अगर हम बात करना चाहें तो लिखेंगे, क्षणभंगुर होते हैं। क्या लिखेंगे, क्षण भंगुर होते हैं। अब क्षण भंगुर का क्या अर्थ है, जैसे आप क्या कर लीजिए, किसी धातु को लेंगे, उसके ऊपर हथौड़े से हल्की सी भी चोट करेंगे तो है टुकड़ों में टूट जाएंगे।
अगर धातु की बात करें, आप लोहे को टुकड़ा ले, उसके ऊपर कितने हथौड़े मारे, वह टुकड़ों के रूप में नहीं टूटता है। लेकिन जो अधातुएं होती है वह हल्की सी चोट से ही विभिन्न टुकड़ों में विभक्त हो जाती है, विभिन्न टुकड़ों में टूट जाती है। तो वे तत्व जो हल्के से हथौड़े की या हल्की सी चोट से ही विभिन्न टुकड़ों में टूट जाते हैं, वे सभी तत्व क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। ठीक है, ये लिख लीजिए। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि कमरे के ताप पर, क्या लिखेंगे, कमरे के ताप पर या तो गैस अवस्था में होंगे, गैस, व या फिर किस अवस्था में होंगे, ठोस अवस्था में होते हैं। क्या होते हैं, या तो गैस अवस्था में होते हैं या फिर ठोस अवस्था में होते हैं। ये चीज़ लिख लीजिए। एक और चीज़ आप लिख सकते हैं कि इनके गलनांक व क्वथनांक, क्या लिखेंगे, गलनांक व क्वथनांक उच्च नहीं होते हैं, या लिखेंगे निम्न होते हैं, निम्न होते हैं। अब इसके कुछ अपवाद भी हैं, आपको अपवाद याद करने पड़ेंगे। अपवाद के अंदर लिख सकते हैं कार्बन। कार्बन के अंदर आप अगर देखें हीरा, तो हीरा हम वैसे कह सकते हैं कि प्रकृति में प्राकृतिक रूप से उपस्थित सबसे कठोर धातु है ना, वह क्या है, हीरा है। कठोर तत्व कह सकते हैं, धातु नहीं, अधातु होता है। तो सबसे कठोर तत्व की बात करें तो वह क्या होता है, हीरा होता है। हीरा किससे मिलकर बना होता है, कार्बन से मिलकर बना होता है। लेकिन उसी तरह जगह बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट आपने देखा होगा आपके पिल्सिन के अंदर जो ब्लैक रोड डाली होती है वह ग्रेफाइट की होती है। तो उसके ऊपर आप चोट कीजिए, वह क्षणभंगुर होते हैं, तो वह क्या कह सकते हैं, ठोस नहीं होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट होता है, विद्युत का चालक होता है। अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ यह चीज़ भी आपको। क्या लिखेंगे अपवाद के रूप में, एक तो आपने कार्बन लिख लिया, एक लिख लीजिए बोरोन, बोरोन। ठीक है, अब अगला गुण लिखिए, धातु या धातु नहीं, अधातु, विद्युत व ऊष्मा के कुचालक या अलपचालक लिख लीजिए, ये अच्छा रहेगा, अलपचालक होते हैं। क्योंकि इसके अंदर फिर आपको अपवाद याद नहीं करने पड़ेंगे। अलपचालक है तो कुछ में चालकता हो सकती है। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है, या आप ये चीज़ भी नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। और लिख लीजिए तन्य आघातवर्धनीय नहीं होते हैं। क्या नहीं होते, या तो नहीं, तन्य भी नहीं होते हैं, आघातवर्धनीय भी नहीं होते हैं। और क्या चीज़ लिख सकते हैं आप, जो हमारी आवर्त सारणी है, क्या है प्यारे बच्चों, हमारी आवर्त सारणी में दाईं तरफ स्थित होते हैं। आवर्त सारणी में दाईं तरफ स्थित होते हैं, लिखना चाहिए लिख सकते हैं। तो अपने पास मुझे लग रहा है जहाँ तक कि जगह की कमी है, तो यहाँ पे आप और कोई गुण लिखना चाहिए। आप इसके अलावा भी क्या लिख सकते हैं, आप इसके अलावा लिख सकते हैं, ठीक है, इतने बहुत गुण बहुत है। अपने अभी के लेवल की बात करें तो आपको इतना जानकारी बहुत है, क्योंकि अपने पास जगह की भी शॉर्टेज है और इतने गुणों में सफिशिएंट आपके लिए। इससे ज़्यादा गुण आपको पढ़ने की अभी आवश्यकता नहीं है। इतने गुण आपने पढ़ लिए, अगर अच्छे से याद कर लिए तो इस चैप्टर के हिसाब से आपको बहुत है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम वर्गीकरण कर रहे हैं। हमने आवर्त सारणी को बांटने की कोशिश की, उसमें हमने क्या पढ़ा, एस पढ़ा, पी पढ़ा, डी पढ़ा, एफ ब्लॉक पढ़े। उसके बाद हमने धातुएं पढ़ी, अधातुएं हम पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं कह सकते हैं। उसके बाद हम एक और जो वर्गीकरण का क्रम है उपधातुएं, उसको पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहते हैं अधातु कहलाते हैं, या आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। जो तत्व इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं उनके ऊपर ऋणायन चार्ज आता है। जो इलेक्ट्रॉन तत्व इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, सॉरी कुछ बार जो हो जाती है टंग फिसल जाती है जुबान, तो कुछ निकलना कुछ चाहिए जुबान से, बोल कुछ देते हैं तो हो जाता है। तो वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन का दान कर देते हैं वह धनायन होते हैं, उनके ऊपर धन चार्ज आ जाता है। लिखेंगे ग्रहण करते हैं या ग्रहण करना चाहते हैं अधातु कहलाते हैं, या क्षणभंगुर होते हैं। कमरे के ताप पर द्रव व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक निम्न होते हैं। अपवाद में आपने लिखा कार्बन, कार्बन के अंदर आप लिखना चाहे तो हीरा लिख सकते हैं। बोरोन होते हैं, विद्युत ऊष्मा के अलपचालक होते हैं। इसका अपवाद लिखना चाहे तो आप ग्रेफाइट को लिख सकते हैं। तन्य और नहीं होते हैं, आघातवर्धनीय भी नहीं होते। ये सभी आप अधातु में नोट डाउन कीजिए। फिर हम जल्दी से उपधातु को पढ़ेंगे और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से इस चैप्टर के अंत की तरफ बढ़ें। तो जल्दी से इसका नोट करना चाहिए, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम बात करते हैं, हमने धातु पढ़ी, अधातु पढ़ी, अब हम पढ़ने वाले हैं उपधातु। क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, उपधातु की हम बात करने वाले हैं। अब उपधातु क्या होती है,
जो हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं वह क्या होते हैं, अधातु होती है। जो इलेक्ट्रॉनों का दान करते हैं वह धातु होते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण भी करना सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर दान भी कर सकते हैं, वह क्या होते हैं, उपधातुएं होती है। तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं धातु व अधातु, धातु व अधातु दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, वे तत्व लिख लीजिए इसके आगे, बहुत अच्छा रहेगा। उपधातु कहलाते हैं। क्या कर रहे हैं, वे सभी तत्व जो धातु व अधातु दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। अगर धातु की तरह व्यवहार भी करते हैं, अधातु की तरह व्यवहार करते हैं, उपधातुएं कहलाते हैं। यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जल्दी से उसको नोट कीजिए, इतना ही पढ़ लीजिए, उपधातु के लिए सफिशिएंट है। इससे अधिक आपको उपधातु के बारे में जानकारी, यहाँ से एक टेढ़ी रेखा द्वारा उपधातुओं को अधातु और धातुओं से अलग किया जाता है। उपधातुओं द्वारा वह आपको पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहने वाली है। जिसमें आप बोरोन क्या है, हमारी एक उपधातु है, आप कह सकते हैं इसको उपधातु में रखा गया है। जो हमारा सिलिकॉन है इसको भी उपधातु में रखा गया है। ये आपको अधिक आवश्यकता नहीं है इसके बारे में जानने की, तो इसको जल्दी से आपने नोट कर लिया होगा। फिर हम इसके आगे की जो थोड़ी सी चीज़ें और है वह भी सीख लेते हैं। अपने थोड़ा टाइम अपने पास है तो इसे भी सीख लेते हैं। तो हम एक हेडिंग लगाएंगे अभी। क्या हेडिंग लगाएंगे, तत्वों के गुण धर्मों में आवर्तिता। अब हम कहाँ पे आ गए हैं, हमने तत्वों का वर्गीकरण सीख लिया। अब यहाँ पढ़ने वाले हैं गुण धर्मों में आवर्तिता। तो क्या पढ़ेंगे, तत्वों के गुण धर्मों में आवर्तिता। तो अब तक हमने जितना भी लेसन किया है वह क्या था, तत्वों का वर्गीकरण था। हमने वर्गीकृत किया था तत्वों का। लेकिन अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम जानेंगे तत्वों के गुण धर्मों में आवर्तिता। इसके अंदर आप एक छोटी सी सब हेडिंग भी लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे, रासायनिक क्रियाशीलता। क्या लिखेंगे, रासायनिक क्रियाशीलता। इसके अंदर अब हम पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक क्रियाशीलता में हम क्या कह सकते हैं कि जो इसकी रासायनिक क्रियाशीलता होती है, मतलब क्रिया करने की जो प्रवृत्ति होती है, रासायनिक रूप से लिखेंगे। जो हमारी आवर्त सारणी है उसमें आवर्त में बाएं से दाएं, क्या लिखेंगे, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, अब इसीलिए मैंने आवर्त सारणी को बना रखा है। इतनी स्पेस अपने को काम में आ सकता है, लेकिन मैं इसको क्यों बना कर रख रहा हूँ, क्योंकि जब हम गुणों को पढ़ने वाले हैं वह किसके गुण होंगे, इसी आवर्त सारणी के गुण होंगे। ठीक है, आगे वाली क्लास में हम कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बना करके थोड़े से बोर्ड में इसको प्रदर्शित किया जाए। वो आगे वाली क्लास में, अभी तक अपने पास जगह है, इतनी स्पेस है तो इसमें पढ़ते रहते हैं। तो क्या लिखेंगे, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर रासायनिक क्रियाशीलता घटती है। क्या होती है, घटती है। याद रखेंगे, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर रासायनिक क्रियाशीलता घटती है। फिर मध्य में जाकर के, मध्य से आगे बढ़ती है। अब देखिए, बढ़ती चली जाती है, लिख लेते हैं, बढ़ती चली जाती है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसा कैसे हो रहा है। सबसे पहले देखिए, जो हमारा सोडियम है वह क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की प्रवृत्ति रखता है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे चले जाते हैं, सिलिकॉन क्या चाहता है, ये ना तो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन करूं, ना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करूं, अर्थात क्रिया करने की प्रवृत्ति अधिक है। जैसे जैसे इस तरफ जा रहे हैं, क्रिया करने की प्रवृत्ति घटती चली जाती है। अगर हम सोडियम से हमें इलेक्ट्रॉनों को निकालना हो, आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन उसी जगह में मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉनों को निकालना हो, दो इलेक्ट्रॉन निकालने में मुश्किल होगी। उसी तरह से एल्यूमिनियम में निकालना हो तो 3 इलेक्ट्रॉनों को निकालने में और मुश्किल होगी, तो क्रिया करने की क्षमता घट जाएगी। लेकिन सिलिकॉन पर जाकर के वह क्रिया ही नहीं करता है। वह क्या चाहता है कि साझा कर करके इलेक्ट्रॉनों का, कि ये इलेक्ट्रॉन तेरा भी है मेरा भी है, दोनों का इलेक्ट्रॉन साझा करके, जैसे आप पढ़ते हैं ना, जैसे कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बंध बनाता है, 4 हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पे कार्बन हमारा क्या कर रहा है, इन चारों हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स का क्या कर रहा है, साझा कर लेता है। क्या कर लेता है, साझा, जिससे कि इस जो कार्बन है उसके भी चारों इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति हो सके और जो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी भी पूर्ति हो सके। इस प्रकार से जो कार्बन, सिलिकॉन, जो कार्बन परिवार के सदस्य होते हैं वे ये गुण कर सकते हैं। वैसे आगे
पढ़ते हैं। तो नाइट जो हम फास्फोरस की बात करें, सल्फर की, तो इनमें 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता है, या 3 या 1, सॉरी या 3 या 2 या 1। तो क्लोरीन को अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेना है तो वह तो आसानी से ले लेगा, क्रिया कर लेगा। लेकिन उसी जगह सल्फर की बात करें तो सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन लेना थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो इसी प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, क्रियाशीलता का क्रम पहले तो घटता है, फिर एक जगह पर जाकर के बाद में उससे बढ़ता चला जाता है। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, इसी को समझाने की कोशिश की। उम्मीद करूंगा कि आपको यह बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी, अच्छे से इसमें कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं हो रहा होगा। अब देखिए एक और चीज़ लिखेंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, क्या करने पर, ऊपर से नीचे जाने पर। अब क्या करें, वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यहाँ पर हम क्या करें पर बच्चों, वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या लिखेंगे, क्षारीय तत्वों में रासायनिक, ये क्या लिखा है मैंने, रासायनिक क्रियाशीलता लिखा है। रासायनिक क्रियाशीलता बढ़ती है। क्या होता है, रासायनिक क्रियाशीलता यहाँ पर बढ़ती है। रासायनिक क्रियाशीलता बढ़ती चली जाती है या बढ़ती है, यह भी आप कह सकते हैं प्यारे बच्चों। उसके अलावा और गुणों की बात करें तो रासायनिक क्रियाशीलता में आप क्या लिख सकते हैं, जो हैलोजन परिवार है। अब यहाँ पे सीखना आवश्यक है, मैंने आपको लिखवाया भी है, कहाँ चला गया अपना, ठीक है। ये जो है ये हैलोजन है, क्या है, हैलोजन। इसको X के द्वारा भी सिंबल करेंगे हम आगे जा करके। तो ये चीज़ आपको अभी से अगर पता होगी तो आपको भविष्य में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो क्या लिखेंगे, हैलोजन परिवार, अभी पूरा लिख लेता हूँ, X से नहीं लिखता हूँ। हैलोजन परिवार में ऊपर से नीचे जाने पर हम प्रॉपर किसकी बात करें, पहले हमने प्रॉपर क्षारीय तत्वों की बात की। क्षारीय तत्व पहला वर्ग, हैलोजन परिवार कौन सा तरह वर्ग, हमारा 17वां वर्ग, ठीक है, इनकी बात करें। हैलोजन परिवार की जगह लिख भी सकते हैं आप 17वां वर्ग। और कहाँ गया, मर्दा तत्व लिख सकते हैं पहला वर्ग। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, नाम से स्पष्ट नहीं हो रहा है, ऊपर से नीचे जाने पर रासायनिक क्रियाशीलता घटती है। रासायनिक क्रियाशीलता क्या होती है, घटती है प्यारे बच्चों। तो ये हमने पढ़े पहले। आज हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एसपी ब्लॉक हम कल पढ़ चुके थे, डीएफ ब्लॉक आपने आज पढ़े। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, आज हमने धातुएं पढ़ी, अधातुएं पढ़ी, उपधातुएं पढ़ी, उनके गुणों के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त की। उसके अलावा तत्वों, गुण, द्रव्य, आवर्तता में रासायनिक क्रियाशीलता पढ़ी। इसके आगे का जो चैप्टर है वो आगे वाली क्लास में हम कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ अब आज ने हमने जो भी सीखा बड़े मज़ेदार तरीके से, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आगे वाली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे बच्चों।